आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर मैं धर्मेंद्र आचार्य आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग एशिया पर विचार विमर्श करेंगे। एशिया के बारे में अगर विचार विमर्श करें तो सबसे पहले एशिया का अर्थ होता है जहां से सूरज निकलता है। सूरज का स्पर्श सबसे पहले इस पृथ्वी पर एशिया के भूखंड पर ही होता है। जैसे जापान को आप देखें, एशिया महाद्वीप में पड़ता है और उसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। इस तरह से देखें तो एशिया विश्व में जितने भगवान का जन्म हुआ, जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, पैगंबर साहब या जितने ईसा मसीह, जितने यहाँ पर माने ईश्वर का जन्म हुआ है, अवतरण हुआ है, सभी एशिया में ही अवतरित हुए। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि प्राचीन एवं कुछ हद तक मध्यकाल में एशिया ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा। लेकिन आधुनिकता का जैसे जैसे आगमन हुआ, एशिया अपना महत्व, अपनी चमक खोते चला गया। इसकी प्रासंगिकता पृष्ठभूमि में चली गई और एशिया पर लगभग कई वर्षों तक, कई दशकों नहीं शताब्दियों तक यूरोप का या अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित रहा। अभी भी देखें तो एशिया के एक बड़े भाग पर यूरोप और अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। ऐसा क्यों हुआ, इसका भी विश्लेषण हम लोग भौगोलिक दृष्टिकोण से करेंगे। भूगोल के संदर्भ में बातचीत हो रही है, इसलिए आइए एशिया पर विचार विमर्श करते हैं। तो एशिया का अर्थ होता है जहां से सूरज दिखता हो, पहले सूरज का स्पर्श जिस धरती पर होता है उसे एशिया कहते हैं। जहां हम देखते हैं बुद्ध, महावीर, मोहम्मद और इस तरह के महापुरुषों का जन्म हुआ, उसे एशिया कहते हैं। तो आप देखेंगे कि परिचय एवं अवस्थिति की बात करेंगे तो सबसे बड़ा महाद्वीप यह है। अगर देखा जाए आबादी के दृष्टिकोण से और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। 7 महाद्वीप हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिसमें 6 महाद्वीप पर लोग रहते हैं। एक आर्कटिक महाद्वीप है जिस पर लोग नहीं रहते हैं। इन 6 में और आर्कटिक को भी जोड़ देंगे तो 7 में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, आबादी के दृष्टिकोण से भी और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी। अगर इसका क्षेत्रफल देखें तो लगभग 4.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर है यह, यानी कि 4.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और पूरे पृथ्वी का अगर देखें तो यह लगभग 30% क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना? 30%, 29.9% क्षेत्रफल पर एशिया फैला हुआ है। पूरे दुनिया का 1/3 आप कह सकते हैं, 1/3 क्षेत्र पर एशिया का फैलाव है। उत्तर से दक्षिण अगर एशिया को देखा जाए तो 6440 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम देखा जाए तो 9600 किलोमीटर। अर्थात कुल मिलाकर के देखा जाए तो एशिया पूरब से पश्चिम की तरफ आधे पृथ्वी पर फैला हुआ है। कितना में फैला हुआ है? आधे पृथ्वी पर। क्योंकि अगर इसका देशांतरीय स्थिति और अक्षांशीय स्थिति देखा जाए तो देशांतरीय स्थिति में यह 10 डिग्री 11 मिनट पूरब दक्षिण से लेकर के 81 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक, और देशांतरीय स्थिति देखा जाए तो 26 डिग्री 4 मिनट पूरब से लेकर के और आपको 169 डिग्री 4 मिनट पूरब तक फैला हुआ है। तो मोटे तौर पर 26 डिग्री से पूर्वी देशांतर से लेकर के 170 डिग्री पूर्वी देशांतर तक और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 81 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। एशिया को अगर देखें तो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्ण रूपेण पूर्वी गोलार्ध में है। मुख्य रूप से इसलिए कि इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि 10 डिग्री दक्षिणी देशांतर में चला गया, अक्षांश में चला गया, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में चला गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडोनेशिया के कुछ द्वीप समूह को छोड़ दिया जाए तो पूरा एशिया उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। और पूर्वी गोलार्ध में तो है ही, क्योंकि 26 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं एशिया की ये विशिष्टता अवस्थिति है।
एशिया को अगर अक्षांशीय वृत्त के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ से पूरे अक्षांशीय वृत्त में देखा जाए तो 3 रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। सबसे पहला तो भूमध्य रेखा गुजरती है, क्योंकि माने दक्षिणी देशांतर से इसकी शुरुआत होती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा गुजरती है। दूसरा कर्क रेखा 23.5 डिग्री वाली रेखा गुजरती है। उत्तरी रेखा, दक्षिणी को हम लोग मकर रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये रेखा, और आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री वाली रेखा गुजरती है। तो यहाँ से 3 महत्वपूर्ण अक्षांशीय वृत्त गुजरती है। पहला भूमध्य रेखा, दूसरा कर्क रेखा और तीसरा आर्कटिक रेखा। ये 3 रेखाओं से घिरा हुआ या उसे गुजरने वाली जो महाद्वीप है उसे हम एशिया महाद्वीप कहते हैं। एशिया को अगर चौहद्दी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर है, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, इसके पूरब में प्रशांत महासागर है, और पश्चिम में देखें तो 3 चीज इसके पश्चिम में क्या है। पहला हम देखते हैं भूमध्य सागर, तीसरा कैस्पियन सागर और चौथा यूराल पर्वत। तीसरा यूराल पर्वत, पहला हम देखते हैं भूमध्य सागर, दूसरा कैस्पियन सागर और तीसरा यूराल पर्वत। इसके किधर हैं? पश्चिम में, और उत्तर में आर्कटिक महासागर, और उसके बाद दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में प्रशांत महासागर। तो इस तरह से ये चारों तरफ से मोटे तौर पर देखा जाए तो सागरों से घिरा हुआ है। एक तरफ हिंद महासागर, एक तरफ आर्कटिक महासागर, एक तरफ प्रशांत महासागर, एक तरफ भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से घिरा हुआ है एशिया। अब एशिया को देखें तो अफ्रीका से ये 2 चीज़ों से अलग होता है, एक रेड सी लाल सागर से और दूसरा स्वेज नहर से। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, जब अफ्रीका हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे आप लोग। तो इस तरह से लाल सागर और दूसरा स्वेज नहर से ये अफ्रीका से अलग होता है। इसी तरह से यूरोप की बात करें तो यूरोप से 4 चीज़ों से अलग होता है। सबसे पहले काला सागर से, उसके बाद हम देखते हैं कैस्पियन सागर से, उसके बाद ये दोनों सागर हो गए, और यूराल पर्वत से और काकेशस पर्वत से। तो काकेशस और यूराल पर्वत इसे एशिया को यूरोप से अलग करता है, और काला सागर तथा कैस्पियन सागर इसे यूरोप से अलग करता है। तो 4 भौगोलिक स्थलाकृतियां हैं जो हम देखते हैं कि यूरोप से एशिया को अलग करता है। और अगर ऑस्ट्रेलिया से देखें तो ऑस्ट्रेलिया से न्यू गिनी द्वीप के माध्यम से यह अलग होता है। और उत्तर अमेरिका से देखें तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो बेरिंग जल संधि से उत्तर अमेरिका से यह अलग होता है। ऑस्ट्रेलिया से किससे? तो न्यू गिनी द्वीप से। और अगर यूएसए से देखें, उत्तर अमेरिका से देखें तो यह बेरिंग जल संधि से जल संधि से अलग होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एशिया जो अपने अड़ोस पड़ोस के भूखंड हैं, जो महाद्वीप हैं, जैसे अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया, इनसे इन क्षेत्रों से यह अलग होता है। अब आइए एशिया पर थोड़ा हम और विचार विमर्श कर रहे हैं। एक जगह से और प्रश्न पूछे जाते हैं कि एशिया के स्थलरुद्ध देश के बारे में। तो पहला स्थलरुद्ध देश हम देखते हैं कजाकिस्तान। ये सबसे बड़ा, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देशों में से अगर देखें तो कजाकिस्तान की चर्चा हो जाएगी, क्योंकि कजाकिस्तान जो है वह 9वां सबसे बड़ा देश है। क्या सबसे बड़ा देश है? 9वां सबसे बड़ा देश है। उसके बाद दूसरा में मंगोलिया, ये 19वां सबसे बड़ा देश है। तो ये दोनों देश जो हैं वो एशिया का बड़ा स्थलरुद्ध देशों में से आते हैं। तो सबसे बड़ा कजाकिस्तान, उसके बाद हम देखते हैं मंगोलिया, और फिर अन्य देश हैं जैसे नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब देश जो हैं, लाओस, ये सब एशिया के स्थलरुद्ध देश हैं। एशिया के स्थलरुद्ध देशों की चर्चा करें तो 9 स्थलरुद्ध देश हैं, जैसे मंगोलिया, नेपाल, भूटान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और लाओस, ये इसके स्थलरुद्ध देश हैं। स्थलरुद्ध देश का अर्थ यह होता है कि वह देश जिसकी सीमा रेखा समुद्र से नहीं टकराता है। अगर किसी भी देश के सीमा रेखा समुद्र से नहीं टकरा रहा हो, समुद्र से नहीं मिला हुआ हो, तो उसे स्थलरुद्ध देश कहा जाता है। जैसे नेपाल, जैसे आप देखें मंगोलिया, जैसे आप देखें भूटान, इनका देश जो है सीमा रेखा अन्य देशों से टकरा रहे हैं, लेकिन समुद्र इसके अगल बगल में नहीं है। लेकिन भारत एक स्थलरुद्ध देश नहीं है, क्योंकि इसके 3 तरफ से समुद्र है। पश्चिम में देखें तो अरब सागर, पूरब में देखें तो बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में देखें तो हिंद महासागर। इस तरह से हम देखते हैं। तो इसमें मंगोलिया और कौन हो जाएंगे आपको? कजाकिस्तान सबसे बड़ा, ये 9वां विश्व का सबसे बड़ा देश है। 8वां अर्जेंटीना है, 7वां में तो जानते ही भारत है।
और मंगोलिया जो है 19वां है। तो इस तरह से राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह एशिया 6 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 6 भागों में। पहला दक्षिण पश्चिम एशिया, दूसरा दक्षिण एशिया, तीसरा दक्षिण पूर्व एशिया, अगला पूर्वी एशिया, अगला मध्य एशिया और अगला साइबेरिया वाला क्षेत्र। राजनीतिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि एशिया इस तरह से कितने 6 भागों में बटा हुआ है। इसमें देखें भारत कहाँ अवस्थित है, तो भारत दक्षिण एशिया में अवस्थित है। दक्षिण एशिया के जो महत्वपूर्ण देश हैं उसमें नंबर 1 पर भारत, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और अफगानिस्तान आते हैं। अगर दक्षिण पश्चिम एशिया की बात करें तो इसमें जो देश सब हैं अभी विवाद में चल रहे हैं, जैसे इजराइल, जैसे जॉर्डन, जैसे कुवैत, जैसे ईरान, इराक, बहरीन, साइप्रस, ये सब, लेबनान, सऊदी अरब, ओमान, कतर, यमन, इन सारे देशों में आप देखें तो दक्षिण और पश्चिम एशिया के इन देशों में अभी इजराइल और ईरान के संकट को लेकर के, लेबनान का संकट लेकर के, गाजा पट्टी वाली बात को लेकर के काफी विवाद चल रहा है और पिछले 1 वर्षों से चल रहा है। वैसे विवाद 1948 से ही चल रहा है, लेकिन अभी जो तत्काल में संघर्ष है वो पिछले 1 वर्ष से लगभग चल रहा है। पूर्वी एशिया में देखा जाए तो चीन हो जाएंगे, मंगोलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, फिलीपींस, ताइवान, ये सब आ जाएंगे। और मध्य एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान आएंगे। और साइबेरिया में एक ही देश रूस आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं ये प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के भारत वगैरह के बारे में पूछे जा सकते हैं कि कौन किस भाग में पड़ता है। तो मध्य एशिया वाले देश आप देख लेंगे, दक्षिण पश्चिम एशिया वाला देश देख लेंगे कि कौन कौन देश उसमें पड़ रहा है, और दक्षिण एशिया में चूंकि भारत पड़ता है इसलिए उसे देखने की आवश्यकता है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। एक महत्वपूर्ण बात कि एशिया को भौतिक दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा गया है, तो भौतिक दृष्टिकोण से एशिया को 5 भागों में बांटा गया है। पहला, उत्तर के निम्न भूमियां, उत्तर एशिया के उत्तरी भाग के निम्न भूमियां। और इन निम्न भूमियां को अगर देखें तो स्वाभाविक नाम में ही उत्तरी लगा हुआ है, एशिया के उत्तरी भाग में है। और ये भाग जो हैं ये आपको यूराल पर्वत से लेकर के और लीना नदी के बीच में, तो यूराल पर्वत एशिया के किधर है? पश्चिम में है। यूराल पर्वत किधर है? तो आपको पश्चिम में, क्योंकि देखिए पश्चिम में भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है और यूरोप एशिया का किस तरफ में है? पश्चिम में पड़ता है। तो पहली बात यह हो गई कि यूराल पर्वत से शुरू होता है और लीना नदी आप देखेंगे तो इसके पूर्वी भाग में है। इस पूरे भाग को साइबेरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साइबेरिया के नाम से। तो पहली बात यह हो गई कि उत्तरी भाग में, एशिया के उत्तरी भाग में है। दूसरी बात है कि निम्न भूमि है, या भूमि जो है एशिया के सबसे धसे हुए भूमि में आ जाएंगे। और दूसरा, यूराल से लेकर के लीना नदी तक है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसे सामान्यतः साइबेरिया के मैदान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साइबेरिया के मैदान के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 3 नदियाँ मुख्य रूप से बहती है, कई नदियाँ बहती है, लेकिन 3 ओब, लीना और येंसी नदी के अवसाद से इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो यह एक कैसा मैदान है? तो लीना नदी, उसके बाद ओब नदी और येंसी नदी के अवसाद जो आए उसके डिपोजिट होने से इसका निर्माण हुआ है। और इस तरह से हम देखते हैं इसी क्षेत्र में एक जगह है जिसका नाम बर्फयांश है। बर्फयांश जो है यह विश्व में सबसे कम टेम्परेचर के लिए, कितना टेम्परेचर इसका है? -69, -67-68-69 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पड़ता अवश्य बने हो जाता है। और यह दुनिया के सबसे कम टेम्परेचर वाला एरिया माना जाता है, भाग है। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर से आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि पहला, कहाँ से कहाँ तक है, इसे साइबेरिया का मैदान कहा जाता है। किन नदियों के अवसाद से इसका निर्माण हुआ? इसी क्षेत्र में बर्फयांश है जहाँ का टेम्परेचर <60 डिग्री हो जाता है, -7 डिग्री से कम हो जाता है। ये चीज़ जानने की जरूरत है। अच्छा, चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर काफी कम होते हैं तो नदियों का जो मुहाना है वो जम जाता है। और वो जमने के कारण क्या होता है कि यह पूरा निम्न भूमि जो है साइबेरिया का मैदान, वो दलदली क्षेत्र का निर्माण कर देता है। और दलदली क्षेत्र के निर्माण करने से कई प्रकार की बीमारी, कई प्रकार की समस्याएं वहां पैदा हो जाती है। ये अलग बात हो गई।
दूसरी चीज़ यह है कि यहीं पर बैकाल झील है। बैकाल झील जो है वो दुनिया के सबसे प्राचीनतम झीलों में से एक झील है, सबसे प्राचीनतम, बिलियन वर्ष 25 मिलियन वर्ष पुराना है यह। दूसरी बात हम देखते हैं कि यह सबसे गहरा झील है, मीठे पानी का सबसे गहरा झील बैकाल झील है और लगभग 1741 मीटर इसकी गहराई है। कितनी गहराई है? 1741 मीटर गहराई है और ये इसकी विशेषता है जो इसी साइबेरिया क्षेत्र में पड़ता है। तो साइबेरिया क्षेत्र की 4-5 बातें हो गई जो हमें स्मरण करने की आवश्यकता है। एक तो बैकाल झील है, बैकाल झील की दो विशेषता, सबसे पुरानी झील है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सबसे गहरी झील मीठे पानी की है, बरखयांश यहाँ पर हो गया। और एक बात यह है कि यहाँ जो 3 नदियाँ हैं ओब, एनसी और लीना, ये आर्कटिक महासागर में गिरती है। ये नदी जब हम लोग करेंगे एशिया का तो वहाँ पर देखेंगे, लेकिन तथ्य के रूप में आप इसे याद रखेंगे। तो पहला ये हो गया। दूसरा है मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियां। तो मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियां पर यहां आ जाइए। मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियां की बात करें तो इसका निर्माण कैसे हुआ, तो सबसे पहले देखें मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियां के निर्माण की बात करें तो भारतीय प्लेट जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया और यूरेशियाई प्लेट, इस दोनों के अभिसरण से दोनों एक दूसरे के निकट आए, जिसके परिणाम स्वरूप इस उच्च भूमियों का निर्माण हुआ। पर्वत का मतलब ही उच्च भूमि हो जाता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियां या मध्यवर्ती उच्च भूमियां कहें तो इसके निर्माण में भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के अभिसरण के कारण इसका निर्माण हुआ, पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं इसी क्षेत्र में पामीर का पठार है। ये पामीर के पठार कह दें या पामीर का गांठ कह दें, इसे विश्व का छत भी कहा जाता है, क्योंकि पठार होने के बाद भी इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। कितना है इसकी ऊंचाई? 6000 मीटर। और इसीलिए ये गांठ क्यों कहा जाता है, तो यहाँ एक दो नहीं दर्जनों पहाड़ आकर के एक जगह मिलते हैं। क्या मिलते होते हैं? दर्जनों पहाड़ आकर के यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर एक गांठ का निर्माण हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर पामीर का गांठ है। यहाँ पर अगर उत्तर और पश्चिम से देखें तो तीन सान नामक पर्वत आकर के मिलता है। इसी जगह हम देखते हैं कुन्नून सान नामक पर्वत आकर के मिलता है, जो आपको यहाँ दिख रहा है। ये भी उत्तर और पश्चिम से ही आकर के मिलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं काराकोरम, यह इसके पश्चिम से आकर के मिलते हैं। फिर उसके बाद लद्दाख और जास्कर, और इसके नीचे आप देखें हिमालय, यहाँ पर जस्ट हिमालय है। इसके बाद हिमालय का पूर्वी भाग देखें तो यहाँ पर पूर्वांचल हो जाएगा, और पूर्वांचल से भी थोड़ा सा नीचे पूर्व और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम की तरफ जाएं तो यहाँ पर आपको आराकान योमा पर्वत मिल जाएगा। तो इधर से ही आप देखें लगभग 1 दर्जन पर्वत हैं जो पामीर के गांठ से आकर के पठार से मिलते हैं, जिसे विश्व का छत कहा जाता है। यह एक पठार है और इसकी ऊंचाई 6000 मीटर है, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर इसके पश्चिम की तरफ देखें तो यहाँ आपको हिंदू कुश पर्वत है। कौन पर्वत है? हिंदू कुश पर्वत। और इसका जब एक्सटेंशन करेंगे तो ये आपको 2 भागों में बट जाता है, और 2 भागों के बीच में ईरान का पठार है। क्या है इसके पहले भाग में? हिंदू कुश के बीच में ईरान का पठार, और ईरान के पठार के उत्तर में, नॉर्थ में एल्ब्रूज पर्वत है, और इसके दक्षिण में जाग्रोस पर्वत है। तो पामीर के पठार से जब आप पश्चिम की तरफ चलेंगे तो हिंदू कुश पर्वत, जो आप पाकिस्तान वाली एरिया से आगे बढ़ता हुआ आप देखेंगे, अफगानिस्तान से निकलता हुआ चला जाएगा ये ऊपर वाले भाग से, तो यहाँ पर, और ये 2 भागों में बढ़ जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उत्तरी भाग जो है एल्ब्रूज है और दक्षिणी भाग जो है जाग्रोस है, और यहीं पर हम देखते हैं बीच में ईरान का पठार है। अब ईरान के पठार के बाद और अगर पश्चिम में बढ़ेंगे तो अनातोलिया का पठार है। किसका पठार है? अनातोलिया का पठार। और अनातोलिया के पठार भी, यहाँ भी 2 भाग में बटा हुआ है ये पर्वत, और ये पोंटिक का पठार, और नीचे हम देखते हैं टॉरस पठार। तो कुल मिलाकर के टॉरस और पोंटिक के बीच में अनातोलिया का पठार, और इधर हम देखते हैं ईरान का पठार। एल्ब्रूज ऊपर में हो गया, पोंटिक ऊपर में हो गया, और दक्षिण में देखते हैं टॉरस और जाग्रोस पर्वत है। तो इस तरह से आप पामीर के ग्रंथि से देखें कि ये सब पर्वत श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि दे दिया जाएगा हिंदू कुश, पोंटिक, उसके बाद एल्ब्रूज, और बताए और उसके बाद काराकोरम, कहेगा कि पश्चिम से पूरब सजाइए।
तो आप सजा देंगे, सबसे पहले पॉन्टिक देंगे, उसके बाद जो है सो एल्ब्रूज देंगे, उसके बाद काराकोरम देंगे। जैसे मान लीजिए कि इधर से पकड़ेगा कि दक्षिण से उत्तर, तो आप इस तरह से भी सजा देंगे। अब आइए इसके बाद दक्षिण का पठारी भाग। तो एशिया में देखें तो एशिया के दक्षिणी भाग में जो पठारी भाग हैं, उस पठारी भाग को यहाँ हम देखें, एशिया के दक्षिण का पठार, तो इसमें 3 पठार मुख्य रूप से हैं। और पहला जो है अरब का पठार या अनातोलिया का पठार। ये अरब या अनातोलिया का पठार जो है यह विश्व में 2 चीज़ों के लिए विख्यात है। पहला तेल के लिए, आप देखें कि ईरान के बाद हम देखते हैं कि कुवैत, यमन, जितने देश वहाँ पर हैं इसमें तेल ही तेल है। और गैस के लिए, गैस और प्राकृतिक पेट्रोलियम के लिए, प्राकृतिक गैस के लिए यह विख्यात है। उस पर दक्कन का पठार देख लीजिए, भारत में अवस्थित है। ये धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? धात्विक खनिज के लिए। और ये हिंद चीन का जो पठार है ये आपको कंबोडिया में है, लाओस में, वियतनाम में, चीन में फैला हुआ है। और यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 पठार हैं। पहला शान का पठार है जो म्यांमार में अवस्थित है। कहाँ है ये? हिंद चीन के पठार में। शान का पठार म्यांमार में। और दूसरा यूनान का पठार जो है सो चीन में है। क्यूचाऊ का पठार ये भी आपको चीन में ही अवस्थित है। तो इस तरह से हम देखते हैं एशिया के पठार में इन सारे पठारों को देखा जा सकता है। और एशिया के नदियों की बात करें तो एशिया के नदी में प्रमुख नदी घाटियों की बात करें तो दजला फरात जो इराक में पड़ेंगे, सिंधु नदी जानते ही हैं भारत चीन से निकलती है, तिब्बत से निकलता है, भारत होते हुए हम देखते हैं कि पाकिस्तान में गंगा यमुना जानते ही हैं। इसके बाद इरावती नदी, मेकांग नदी, येंसी, सिक्यांग और हांगहू आदि नदियां यहाँ से बहती है। और एशिया के ये सब प्रमुख नदी हैं। दजला फरात को देखें तो इराक में है। और ये दोनों नदियाँ जो हैं वो टोरस पर्वत यहाँ देखिए, ये टोरस पर्वत से दोनों नदियाँ निकलती है। और ये जो हैं आपको यहाँ पर इन क्षेत्रों में फारस से खाड़ी के गिरने के क्रम में जो मैदान बनाता है उसमें इराक अवस्थित है। अगर देखा जाए तो इन नदियों की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।